हम जानना चाहेंगे कि एसआईआर को लेकर जो आप पर आरोप लगे हैं, सरकार पर जो आरोप लगे, उस पर क्या कहेंगे आप? काम सिर्फ आरोप लगाना है, वो काम को आगे बढ़ाना नहीं चाहती जी, या वो फर्जी वोट के आधार पर चुनाव को जीतना चाहते हैं। जो फर्जी वोट के आधार पर चुनाव को जीतना चाहते तो उन्होंने अनगढ़ आरोप लगाने हैं। एक भी आरोप उनका ऐसा नहीं है जो कहीं पर सिद्ध होता हो, साबित होता हो। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाने से विपक्ष अपनी गरिमा को गिराता है। बिहार में देख लिया, बिहार में उसने आरोप लगाए, बिहार की जनता ने उनके आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया। अगर एसआईआर में लोगों के वोट कटेंगे, जेन्युइन लोगों वोट कटेंगे, तो स्वाभाविक बात है वो बात सरकार के खिलाफ जाती है। लेकिन अगर एसआईआर में फर्जी वोट कट रहे हैं, एसआईआर में जिनका ट्रांसफर हो गया उनके वोट कट रहे हैं, एसआईआर में जिनके डुप्लीकेट बने उनके एक जगह से कट के एक जगह लिखे जा रहे हैं, तो उसको पूरी देश की जनता स्वीकार कर रही है। और देश की जनता करेगी बहुत एक अच्छा काम हो रहा है, जिस काम की तारीफ होनी चाहिए, जिस काम की मदद होनी चाहिए। अनिल, मेरा सवाल आपसे ये है, उसके अंदर मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से बीएलओ सरकार के होते हैं, इसी तरह से राजनीतिक दलों के भी हर बूथ पर अपने अपने बीएलओ होते हैं। अगर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई मिस्टेक है तो विपक्षी दलों के बीएलओ उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? हर पार्टी, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास बीएलओ नहीं है, उनके पास चीज को देखने कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, सिर्फ झूठे आरोप लगा करके सरकार को बदनाम करना और चुनाव आयोग को बदनाम करना। और एक बात बड़ा स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, सरकार उसको निर्देशित नहीं कर सकती। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हर बार होते हैं। अब जैसे 2002 से 2004 में हुए, अब इस बार हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, उसको ये करना ही करना है। और आप इसमें चुनाव आयोग के आरोप लगाए, उस पर बीजेपी पे आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग उनको बुलाता है कि आप मुझे तथ्य दो। एक भी कंप्लेंट नहीं होती, एक भी शिकायत नहीं होती। बिहार इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन आप फर्जी वोट के आधार पर, बांग्लादेशियों के आधार पर, रोहिंग्या के आधार पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, देश की लोकतंत्र प्रक्रिया को आघात पहुंचाना चाहते हैं। ये देश की जनता भी समझ चुकी है और निश्चित तौर पर ये उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी मतलब जिसको हम कहेंगे स्तर इतना गिरा लिया है उन्होंने कि उनके पास मुद्दे नहीं है। अगर वो मुद्दों की बात करें विपक्ष, तो जनता उन्हें स्वीकार करे, लेकिन विपक्ष देख रहा है कि मुद्दों की बात नहीं करे। अब जैसे बेल्ट पेपर की बात कहते हैं कि चुनाव बेल्ट पेपर में होनी चाहिए। अब मेरे पूर्व वक्ता शेखर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि पहले बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, मत पेटिकाएं लूट ली जाती थी, उनमें आग लगा दी जाती थी, वो कई बार नालों में गड्ढों में पड़े मिलते थे। तो ये एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक। और ईवीएम की अगर बात करते हैं, ईवीएम यही लेके आए थे। अगर ईवीएम गलत थी तो क्यों लेके आए थे? और जब ईवीएम ठीक थी, ये लेके आए हैं, हमने उसमें सुधार कराया, वीवीपैट का हमने उसके अंदर सुधार कराया और हम उसमें और सुधार प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के बीच में जाना नहीं है, अपने आप को ठीक करना नहीं है, जनता से जुड़ना नहीं है, जनता की समस्याओं को उठाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुबह से उठ करके शाम तक बीजेपी को गाली देना है, नरेंद्र मोदी जी को गाली देना है और बिना बातों के मुद्दों को उठाना है। और जनता इनको पूरी तरीके से निकाल चुकी है। अब आप ये बताएं, क्या डुप्लीकेट वोट नहीं कटने चाहिए? क्या बांग्लादेशी विदेशी जो भी लोग हैं उनके वोट नहीं? अनिल जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। मैं दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप सत्ता पक्ष से हैं। एक चीज तो यह है कि पिछले 2014 से लेकर के और आज 2025 से 11 साल से आपकी सरकार है। इस 11 साल में भी बहुत ज्यादा घुसपैठ हुई है। केवल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के रिजीम में वो घुसपैठ होती रही। अगर आप जम्मू कश्मीर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले जो जम्मू का इलाका था पूरा, वहां पर किसी भी तरीके की एक खास पॉपुलेशन नहीं थी। लेकिन आज जम्मू अपने आप में चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसको लेकर के जम्मू की जो जनता है वो खुद इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है और अलग अलग तरीके से उसका विरोध भी जताती आई है। तो ये, और वो जितने भी बसाए गए हैं वो सारे घुसपैठिए हैं। तो पिछले 10 साल में आपको भी पता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में कहां कब किसकी सरकार रही है। ये एक इलाके का मैंने जिक्र किया है। अब आइए आप दूसरी जगहों पर, चाहे वो बिहार हो, बिहार में लगातार आपकी सरकार रही है। अगर इतना फर्जी वोट वहां पर बना तो इसमें किसकी गलती थी? पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आज जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, सारी चीजें इतनी पारदर्शी तरीके से लोगों की अपडेट हो सकती हैं, हो रही हैं,
तो फिर चुनाव आयोग को क्या पड़ी है कि चुनाव आयोग की जो अपनी मशीनरी है, जिस तरीके से हमारी वोटर लिस्ट है, वो समय समय पर आज आप 20 साल के बाद उसको अपडेट कर रहे हैं, ये पूरी एक नियमित प्रक्रिया के रूप में क्यों नहीं है? नहीं देखो, ये सही बात यह है कि इससे पहले भी लगातार कंटिन्यू इस पर काम होता रहा है, और जहां तक एक बीमारी है उस बीमारी को ठीक होने में समय लगता है। हम बीमारी को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम निश्चित तौर पर डुप्लीकेट वोटों को, जिनकी डेथ हो गई है, जो मर चुके हैं, जिनके डबल वोट बने हुए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, विदेशी लोग हैं, उनके वोटों को हटाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से जारी है। लेकिन आप एक बात देखते हैं कि हमारा माननीय विपक्ष जो देश हित के काम है उन सब पर सहयोग करने की जगह उन सब पर विरोध करने लगता है, उन सब में कमियां ढूंढने लगता है, बजाय उसको सहयोग करके उसको आगे बढ़ाना। जहां तक आपने बहुत बढ़िया बात कही कि 2014 से हमारी सरकार है, लेकिन आप एक बात ही देख रहे हैं कि 2014 से हमारी सरकार लगातार इस बात पर प्रयासरत है कि विदेशियों को, जो बांग्लादेशी हैं, बाहर के लोग हैं, घुसपैठी हैं, उनको बाहर निकालना है, और वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अब इस प्रक्रिया के अंदर जैसे आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, जैसे आप बंगाल के अंदर देख रहे हैं कि बंगाल में जो बांग्लादेशी है खुद भागने के लिए तैयार है, रेलवे स्टेशनों में बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, और वो किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश जाना चाहते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भगदड़ मची हुई है। जहां तक राज्य सरकारें हैं, अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सहयोग, दोनों ही आपस में सहयोग करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते तो उसमें अधिक तेजी आती है, अधिक पारदर्शिता होती है, अधिक विश्वास जनता का होता है। लेकिन जब, क्योंकि स्टाफ राज्य सरकार का होता है, जो SIR में लगा हुआ है, चुनाव आयोग में लगा हुआ है, वो स्टाफ तो राज्य सरकार का होता है, अंडर चुनाव आयोग के होता है। वो ठीक है कि चुनाव आयोग के अंडर में काम करता है, स्टाफ उन्हीं का है। अब जितना सहयोग मिलता है उतना काम तेजी से और अच्छी तरीके से हो जाता है। जहां पर सहयोग नहीं मिलता वहां पर कुछ परेशानी आती है, लेकिन उन परेशानियों के बावजूद भी हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए हुए हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, और लगातार हमारा स्पष्ट है कि एक भी घुसपैठी हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, और हिंदुस्तान का एक भी ओरिजिनल वोट नहीं बचना चाहिए। उन सबका वोट बनना चाहिए, कोई भी एक वोट बनने से ना रहे, और जो विदेशी हैं, घुसपैठी हैं, उन किसी का वोट ना रहे, फर्जी वोट ना रहे, जो जिनकी मृत्यु हो गई है वो वोट कटे, जिनका ट्रांसफर हो गया है वो एक ही जगह वोट बने। जैसे आपने खुद कहा था कि एक व्यक्ति कहीं जाता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है, गांव चला जाता है, तो स्वाभाविक है 2 या 3 जगह वोट बन जाते हैं, लेकिन लोग कटवाते नहीं है, नया बनवा लेते हैं। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि यही मेरा सवाल था कि जो प्रक्रिया है, आप इस बात को भी समझिए ना कि जैसे आज की डेट में अगर मेरा कोई बैंक अकाउंट है बेंगलोर में, मैं उसको लखनऊ से ऑपरेट करना चाहूं, मैं कर सकता हूं। सवाल इस बात का है कि मैं कल तक दिल्ली में था, आज मैं लखनऊ का बाशिंदा हो गया, मेरा वोट दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, तो चुनाव आयोग को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है कि अगर मैं दिल्ली से लखनऊ आ गया हूं और लखनऊ में मेरा वोटर आईडी कार्ड बना है, तो जो पुराना है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो। इसका मतलब ये है कि ये डुप्लीकेसी होती रहे, इसके लिए उस पूरी व्यवस्था में एक प्रावधान है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जैसे एक सड़क बनती है, उसके बाद फिर बिजली वाले आ जाएंगे, टेलीफोन वाले आ जाएंगे, वगैरह वगैरह, वो रोड दोबारा खुद जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस होता है, बाकी चीजें होती है, मेरे परिवार को 10 जगह कागज लगाने होंगे जहां पर मेरा डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। तो सवाल इस बात का है कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम ने या सरकार की तरफ से एक अथॉरिटी ने जारी कर दिया, लेकिन वो उस पूरी चेन में सर्कुलेट ही नहीं हो पाया जहां जहां एक्चुअली पिन पॉइंटेड जगहों पर उसको ऑटोमेटिक पहुंच जाना चाहिए था। अनिल जी, 11 साल हो गए, कम नहीं होते। शेखर जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है, और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। और ऑटोमेटिक अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको चुनाव आयोग में वहां पर सूचना हो जानी चाहिए, कोई ना कोई टेक्निकल दिक्कत होगी। लेकिन आप एक बात मानेंगे, वोट पड़ना और बैंक अकाउंट दोनों में बहुत अंतर है। वोट भी कहीं ना कहीं वो अपने एक बूथ पर है। दिल्ली के किसी भी विधानसभा में, किसी वार्ड में, किसी एक बूथ पर आपका वोट बना हुआ है, और वही बिहार के अंदर आप कहीं भी आ जाए तो उसको जब तक ये पता ना हो कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपने मानो वहां वोट अपना बना लिया, यहाँ का वोट आपने नहीं काटा, तो स्वाभाविक बात है वो वोट एकदम पकड़ में नहीं आता। पकड़ में भी जब आता है कि जब उसके बारे में जानकारी हो। लेकिन मैं आपके बात से सहमत हूं
कि इसमें के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए, किसी न किसी जोड़ना चाहिए। अनिल जी, आप तो जिससे इतने कि वरिष्ठ कोई भी हैं, आदमी अनिल जी आप वरिष्ठ हैं, आप भी जानते हैं कि फर्ज कीजिए कि मैं लखनऊ में बैठा हूं, यहां मेरा वोटर आईडी कार्ड है, कल की डेट में मेरा तबादला नोएडा हो जाए, मैं नोएडा चला जाऊं और वहां पर अपने मतलब एक जो अभियान चलाता है चुनाव आयोग कि जिनके वोटर आईडी कार्ड बनने हैं वो फलानी जगह पर अपने इलाके में पहुंचे और वहां पर इस तरीके का कैंप लगाया जा रहा है। आपको भी पता है कि एक फॉर्म भरना होता है जिसमें मेरा पुराना कैंसिल होगा और नए को दाखिल करना होगा। पहली बात तो यह है कि जो बीएलओ वहां पर बैठ करके मेरा नया वोटर आईडी कार्ड बना रहा है वो इतना सक्षम क्यों नहीं है कि वो मुझसे पहले वो पुराना वाला मांगे कि आपका पहले वाला कहां है, आप तो वोट देते आए हैं, आप 35 साल के हैं, 18 साल से ऊपर कोई भी है जिसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और अगर उस तरीके का है तो वो पूछ सकता है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आपको भी पता है कि ठेके पर हमारे यहां आधार कार्ड भी बन रहे हैं, राशन कार्ड भी बन रहा है, वोटर आईडी कार्ड भी बन रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस मैं गारंटी से कहता हूं कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हम में से कोई भी ट्रांसपोर्ट कार्यालय ना गया हो और ड्राइविंग लाइसेंस अब सबके पास होगा। तो ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को 17 से तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में है। रोहिंग्या वाला मामला या बांग्लादेशी भगाने वाला जो मामला आज आप उठा रहे हैं 17 से लेकर के और 25 तक वो भी खामोश रहे, वो तो फिर चुनाव आयोग की ये मुहिम है जिसमें इस तरीके। और दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए कि अब वो सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करते, वो प्राइवेट जमीन पर बैठे हुए हैं, झोपड़ियां वहां बनी हुई हैं जो लखनऊ में डिमोलिश भी हुई हैं। अब स्थिति यह है कि जिसकी जमीन पर कब्जा वो तो भाग गए, जो कब्जा करके बैठे थे मतलब जिनको पनाह दी गई थी, कब्जा भी मत कहिए उसको तो पनाह देना कहिए, जो पनाह पाकर के बैठे हुए थे जैसे ही एसआईआर आया वो यहां से मोबिलाइज हो गए। हो सकता है वो लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में हो सकता है जैसे मध्य प्रदेश में अभी एसआईआर नहीं चल रहा है तो उस तरफ रवाना हो गए हो, मध्य प्रदेश में होने लगेगा तो वापस उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। एक घुसपैठिया हिंदुस्तान में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद उनका जो सिस्टम है उसको पता होता है कि ये आदमी जो इतने लोगों के साथ घुसपैठ करके हिंदुस्तान में घुसा है, हम इसको कौन से राज्य में भेज रहे हैं, कौन से जिले में भेज रहे हैं, उस जिले की किस कॉलोनी में जाकर के इसको रहने का ठिकाना मिलने वाला है। ये आदमी जब वहां पहुंचेगा तो उसके बाद ही किस तरीके के काम धंधे को जानता है और करेगा। ये पूरी एक उनकी व्यवस्था चल रही है जो पैरेलल है। अगर आप बीजेपी के होने के बाद इस बात को नहीं जानते हैं तो शायद बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। और क्योंकि कई सालों से सत्ता में बीजेपी शेखर जी ने कहा आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है और ये सिस्टम में निश्चित तौर पर जो संभावना है उन संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार अपनी तरफ से मैंने आपसे एक बात फिर कही है कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों एक जगह एक जैसी हो तो स्वाभाविक बात है वो एक दूसरे की मदद करती हैं। राज्य सरकार दूसरे दल की है, केंद्र सरकार किसी दूसरे दल की है, तो वो अपने अपने हितों के लिए साधने में कोई ना कोई समस्याएं खड़ी करना शुरू कर देती हैं और उन समस्याओं के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि सबके संवैधानिक अधिकार है, सब अपने अपने संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं। तो क्योंकि ये लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। तो इसके लिए और दूसरी बात जहां तक ये है कि हमारा जो चुनाव अधिकारी है जो बोर्ड बनाता है वो जब हम फॉर्म भरते हैं तो उनसे पूछता है, उनसे बात भी होती है, पूछता भी है, बातचीत भी करते हैं। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने प्रूफ चाहे वो डुप्लीकेट बने या कैसे बना करके वो पेश करता है, फिर स्वाभाविक उसका बन जाता है। लेकिन मैं आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को भी और चुनाव आयोग को विशेष करके इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि एक भी वोट अगर वो उसका पहले कहीं बना हुआ है तो वो सीधा जब हम उसकी डिटेल डालें तो उस डिटेल में वहां पर आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो डुप्लीकेसी हो जाती है ना जी, अब कहीं उसका फोन नंबर हमने कहीं दूसरा दे दिया, कहीं तीसरा फोन नंबर दे दिया, कहीं नाम में मामूली मिस्टेक कर दी। अब जैसे उदाहरण होंगे GOEL और GOYL दोनों ही गोयल हैं, लेकिन जब हम GOEL लिख देंगे और दूसरे GOYL लिख देंगे तो दोनों हमारा वोट कार्ड बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जब आप सिस्टम में जाओ, कंप्यूटर में जाओगे तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक पर भी डुप्लीकेसी हो सकती है। आदमी जब जो प्री प्लानिंग चलते हैं, प्री प्लानिंग चल करके और एक गैंग के रूप में काम करते हैं, वो इन सबके रास्ते निकालते हैं।
और हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि इन सब पर अंकुश लगाया जाए और उस काम पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मतलब आप अनिल इस जी, अगर हम सारी सही ढंग आलोचनाओं के से बाद में मतलब सही ढंग से समझे तो आप भी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को चुनाव आयोग से इस बारे में एक सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अनिल जी, इन सारे सवालों के जवाब में आप एक जवाब देना भूल गए, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए, विपक्ष को भी इस बात पर तालमेल बिठाना चाहिए, पर विपक्ष तो कह रहा है कि हम तालमेल बिठाने के लिए तैयार है। पर सदन में तो आज यही बात हुई है कि जो राज्यों में आप एसआईआर की प्रक्रिया करा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इन राज्यों में एसआईआर करवाना जरूरी है क्योंकि मतदाता सूची सही ढंग से वहां पर अपडेटेड नहीं है, तो डिटेल कहां है? विपक्ष तो यही कह रहा है। मनीष तिवारी ने जैसे ही सदन में बातचीत शुरू की चुनाव सुधार के मुद्दे पर, तभी उन्होंने कहा डिटेल कहां है, आप डिटेल लाकर रखिए, जो खामियां हैं आप उससे बताइए सदन के पटल पर। एसआईआर की प्रक्रिया पर नहीं सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, जिस चीज को आप कह रहे हैं कि ये खामियां है, आखिरकार खामियों की डिटेल कहां है? प्रगति जी, मैं सिर्फ वही बात कह रहा हूं कि विपक्ष जो है तथ्यों को सामने नहीं रख रहा। नहीं, विपक्ष ही आरोप लगा रहा है अनिल जी, विपक्ष ही आरोप लगा रहा है कि जब आप एसआईआर की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो एसआईआर की प्रक्रिया अगर आप राज्यों में लागू कर रहे हैं, मतदाता सूची में आप फॉल्ट बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो डिटेल कहां है? वो यही कह रहा है कि सदन के पटल पर आप डिटेल लाकर रख दीजिए। टेक्निकली भी अनिल जी, आप भी जानते हैं कि जो फैक्ट्स होंगे, जो तथ्य होंगे, वो तो सरकार के पास होंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है, वो उसकी अपनी प्रक्रिया है, उसको अपने हिसाब से काम करना है और चुनाव आयोग को कोई भी दल, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, कोई भी निर्देशित नहीं कर सकता। लेकिन एसआईआर का बात जरूर रख सकते हैं। अनिल जी देखिए, यहाँ पर आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी, एसआईआर का पक्ष तो सत्ता पक्ष रख रहा है ना। बात कहने दो उनको जी। नहीं प्लीज, प्रगति सत्ता पक्ष क्यों रख रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी। चुनाव आयोग ये पब्लिकली जवाब नहीं दे रहा। अब आप अगर क्वेश्चन बीजेपी से पूछेंगे तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सही मायनों में जो संवैधानिक बात है वो ये है, शेखर जी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र एजेंसी है। ठीक बात। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वहां अपनी राय दे सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन निर्देशित नहीं कर सकता कि आपको ये करना है ये नहीं करना। अपनी समस्या रख सकता है। तो मुझको जो शेखर जी ने कहा है, मैं उस बात से सहमत हूं और उस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग को उसका भी कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए जिस तरीके से डुप्लीकेसी एकदम खत्म हो। लेकिन मैंने आपको इसमें एक बात और बताई है कि ये क्या है कि जब कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम में स्पेलिंग मिस्टेक, एक स्पेलिंग चेंज हो जाए, सेम नाम की थोड़ी सी मिस्टेक होने के बाद में वहां भी डुप्लीकेसी के पूरे संभावना बनी रहती है। और वो जब संभावना बनी रहती है, तो जब उसको निश्चित तौर पर हमारा बीएलओ घर जाएगा और उसको पूरी तरह से स्क्रूटनी करेगा, तो वहां पर वो संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमको समय समय पर एसआईआर को चुनाव आयोग को करानी पड़ती है और हमेशा छटनी होती है। जहां जहां पर गलत है उन सब वोटों को काटा जाता है और उसको एक प्रक्रिया के तहत लेना चाहिए। उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, तेरा वोट है, ये मेरा वोट है, मेरे समर्थक के वोट करे, तेरे समर्थक के वोट कर गए। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं, वोटर किसी का नहीं है। वोटर तो उस समय पर जब वोट देने के लिए चाहता है, उस पर जिसको नीतियां उसको पसंद होती हैं, जो कैंडिडेट उसको पसंद होता है, उसको वोट जाकर डालता है। वो किसी का भी वोटर नहीं है। ये हम चुनाव जो सारे राजनीतिक दल हैं वो ये बहम पाल के चलते हैं कि ये मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर नहीं है, मेरा समर्थक है। निश्चित तौर पर वोटर किसी का नहीं है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट है कि हमें इन सब में अगर कहीं कोई कमी है तो निश्चित तौर पर सुझाव के साथ चुनाव आयोग को बताना चाहिए। उसको चुनाव आयोग ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस एसआईआर को हमें सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के इसका समर्थन करना चाहिए। वोटर लिस्ट की छटनी शुद्धिकरण होना चाहिए और शुद्धिकरण होने के बाद में जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा तो देश भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आप इसको एक चीज मैं अनिल जी आपसे जानना चाहूंगा, हमारा माननीय विपक्ष इसको बीजेपी की प्रक्रिया मान रहा है। वो बीजेपी प्रक्रिया, ये देश की प्रक्रिया है। एसआईआर में इसका सुधार होना, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना, ये पूरे देश के हित में है, चाहे वो विपक्षी दल चाहे सत्ता पक्ष।
उनको मिलकर के इसको काम करना चाहिए, और कहीं भी कोई बात सुझाव है तो सुझाव देना चाहिए, जिससे इस प्रकार को तेजी से आसानी से बनाया जा सके। अच्छा अनिल जी, अब मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे। जैसे बिहार में चुनाव हुआ, एसआईआर की प्रक्रिया का पहले वहां पर पालन हुआ, उसके बाद वो जो पूरी सूची थी उसको सुधारा गया, और एक सुधरे हुए माहौल में जो हमारा बिहार का चुनाव था वो पूरा हुआ। जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है वैसे ही बिहार में भी चली होगी, हम ये भी मान सकते हैं। बल्कि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर तो लिखा भी हुआ है कि बिहार एसआईआर का मतलब उसके वहां पे कोटेशंस आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि चुनाव हो गया भारतीय जनता पार्टी की वहां पर, और नीतीश कुमार की वहां पर सरकार भी बन गई, तो हम इसका क्या मतलब माने? ये चुनाव निष्पक्ष हुआ एक बात, या फिर बिहार में अब एक भी घुसपैठिया नहीं है? दोनों में से क्या चीज हम मानेंगे? शेखर जी, पहली बात तो यह है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, और जहां तक सवाल है कि एक भी घुसपैठिया नहीं है, इस बात का जवाब तो चुनाव आयोग ही देगा। चुनाव आयोग से जवाब कौन मांगेगा? अब चुनाव आयोग से जवाब कौन मांगेगा? शेखर जी, मेरा शुद्धिकरण का मतलब है कि मतलब मैक्सिमम शुद्धिकरण हो गया। बाई चांस कोई बिरला कोई केस होगा अलग बात है, लेकिन जो शुद्धिकरण हुआ है उसके आधार पर सारा चुनाव हुआ है। और आप एक बात, जब पक्ष विपक्ष का सवाल है, आप एक बात भी देखते होंगे, हमारा माननीय विपक्षी दल जहां पर जीत जाता है वहां तो लोकतंत्र जीत जाता है, ठीक बात है। जहां पर वो हार जाता है वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। नहीं, मैं तो इसमें जा ही नहीं रहा। मेरा तो सवाल अनिल जी इस विषय पे है ही नहीं। मैं तो अब आपके साथ में केवल व्यवस्थागत जो चीजें हैं, चूंकि आपका एक अनुभव है, आपने भी लंबा जीवन इस पूरी व्यवस्था के साथ में इस देश के लिए जो भी आप करते हैं अपनी तरह से उसमें आपने अपना योगदान दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, आज प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो बीजेपी के अंदर खाने आप लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं वो चीजें हमारे जनता तक पहुंचे, ताकि हम उस चीज का लाभ उठा सकें। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल रखा कि चुनाव निष्पक्ष होना, चुनाव पूरी तरीके से जिसमें आप ये कहें कि जो वोटर लिस्ट है वो शुद्ध है, ये एक बात है, लेकिन जो असल मकसद था कि जो गैर हिंदुस्तानी है, जो घुसपैठिया है, वो वोट न डालने पाए, तो इसका मतलब उसको हटना भी चाहिए था। ये प्रक्रिया भी साथ साथ चलनी चाहिए थी, और मशीनरी भले चुनाव आयोग के अंडर में हो, लेकिन सरकार वहां पर तब भी आपकी काम कर रही थी। तो एक पंथ दो काज क्यों नहीं हुए? हम वही कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार यहां पर बांग्लादेशियों को भगाने की कोशिश कर रही है एसआईआर के जरिए, वो मान लीजिए खुद भी भाग रहे हैं, तो उनके सिस्टम को यह पता है कि कौन से राज्य में नहीं चल रहा है एसआईआर, ये सारा वहां जाकर के शेल्टर ले लेंगे, और वहां से बाद में जब वहां होने लगेगा ये वापस यहां आ जाएंगे। आपका मैकेनिज्म यहां पर फेल हो गया। आप 20 साल के बाद या 10 साल के बाद वापस यही कहेंगे कि हम फिर शुद्ध कर रहे हैं। तो ये शुद्ध ना करिए, इस व्यवस्था को बिल्कुल सुधार दीजिए ना, ये हो ही नहीं रहा। नहीं शेखर जी, आप एक उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जो विदेशी हैं उनके सेंटर बनाए हुए कि वहां पर जाकर उनको करेंगे और उनको जहाँ के उस देश में वापस भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को योगी जी ने लागू करा है, और उस का ही असर हो रहा है कि जो हमारे जो विदेशी लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं या जिनके फर्जी वोट बने हुए हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी हलचल है, उनके अंदर बहुत बड़ी बेचैनी है। लेकिन हमारे माननीय विपक्षी दल कई जगह पर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये कहने में जो चोर है वो चोर की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन मिलती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमारा विपक्षी दल उनको ऑक्सीजन देने का काम ना करे, उनको सही व्यवस्था में ला करके, भाई अगर आप देश के नागरिक नहीं हो, हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल जहां जाना वहां जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं रास्ते निकालना, कहीं ना कहीं लीकेज को करना, कहीं ना कहीं गैंग के रूप में, जैसे आपकी आवाज उत्तर प्रदेश में नहीं है तो आप मध्य प्रदेश में चले जाओ या कहीं दूसरे स्टेट में चले जाओ, जब वहां पर शुरू हो तो आप यहाँ आ जाओ। तो स्वाभाविक बात है कि इसको संरक्षण हमारे ही लोग हिंदुस्तान के जो हैं जो दे रहे हैं, माननीय विपक्ष दे रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका भी अपना कोई ना कोई अपना विनिमान होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये देशद्रोह का काम है, तो आप देशद्रोह का मुकदमा चलाइए ना उन पे, आपको किसने रोका है?
आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको माइलेज मिल जाएगा तो इसकी वजह से क्या देश बिकने देंगे? मतलब जो जिस चीज का बीड़ा आपने उठाया है उसमें तो मतलब अगर मान मिलता है तो भी ठीक, अपमान मिलता है तो भी ठीक, जान दांव पे लगानी पड़े तो भी ठीक। नहीं शेखर जी, आप जहां जहां जो चीज हाथ में आ रही है लेकिन हमको हर काम को कोई ना कोई प्रूफ के साथ में करना पड़ता है। हर बात के लिए जहां पर मानो कोई चोर चोरी करके चला गया, 10 जगह चोरी हुई, 2 जगह पकड़ी गई, तो जो प्रूफ के साथ पकड़ी जाती है उन पर एक्शन होता है। जहां पर जो संदेह है होता है, संदेह का लाभ कहीं ना कहीं उनको मिल जाता है जो पीड़ित व्यक्ति हैं। तो इसलिए जब तक सॉलिड कोई जो चीज हाथ में आ रही है, सरकार उस पर एक्शन भी ले रही है, सरकार उस पर काम भी कर रही है, सरकार कहीं भी इसके अंदर उदासीन नहीं है। लेकिन इतने बड़े सिस्टम में हम थोड़ा सा इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं, वरना इसी पे उलझे रहेंगे। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी SIR की प्रक्रिया में, वो है हमारा BLO। जो BLO है हमारा, उसको लेकर के 2 चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। एक तो ये कि कुछ BLO ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग वजहों से सुसाइड कर लिया, उनकी जान चली गई या अपनी वजह मतलब अपनी नेचुरल डेथ भी हुई है, कुछ एक आदि ऐसी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो BLO का काम करते हुए मैं इस्तीफा दे रही हूं, इस तरीके की बात आई है। एक चीज तो ये है। दूसरा, ज्यादातर जो हमारे BLO हैं वो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक वर्ग से आ रहे हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है और खासतौर से वो प्राइमरी के शिक्षक हैं। अब आप हमें ये और प्राइमरी के शिक्षक जिस तरीके से अलग अलग कामों में सरकारी में लगाया जाता है, तो 1ली से 5वीं तक जब बच्चे को सबसे ज्यादा एक टीचर की जरूरत होती है, जहां उसकी नींव मजबूत होनी होती है, तो आपका DIS से लेकर के DM से लेकर के और जो पूरी आपकी सरकारी मशीनरी है, जिस आदमी के ऊपर इस देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, उसको आपने लगा दिया है BLO के काम में। माना कि वो अगर नहीं भी पढ़ाता, नहीं भी स्कूल अपने जाता है, तो वो चीज आपको चेक करनी चाहिए थी। ये जो BLO के काम में आपने लगाया है टीचर्स को खासतौर से, यहां पे बहुत बड़ा असंतोष है, और टीचर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं, ये आप भी जानते हैं। शेखर जी, ये प्रश्न है, ये प्रश्न तो सही मायनों में जब से चुनाव हुए हैं और हमेशा ही शिक्षक वर्ग ने BLO का काम करा है, हमेशा ही इस काम में लग रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार काम करने के बाद में वो उस पर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको बहुत अधिक सिखाने की आवश्यकता होती है, वो अपने आप ही एक तरह से ट्रेंड होते हैं। और एक बात और आपने देखा होगा कि जो BLO की कहीं मतलब कोई आत्महत्या हुई है या किसी ने ट्रांसफर दिया है, तो कई बार BLO पर भी राजनीतिक दल दबाव डालने की कोशिश करती है। जो विपक्षी दल है वो भी विचारक भी है तो हमारे बीच के रहने वाले, BLO कहता तो हमारे बीच के रहने वाला है ना जी, तो हर किस्म के कोई दबाव डालते हैं। कई बार BLO दबाव में आ जाते हैं, तो वो भी दबाव में भी उनको दिक्कत होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी BLO को अपने काम को स्वतंत्र रूप से कर देना चाहिए, उनका पूरी तरीके से सहयोग देना चाहिए, उनको किसी किस्म की थ्रेट नहीं देनी चाहिए। और BLO को साथ साथ में मैं एक बात और शेखर जी आपसे जोड़ी, इसके साथ साथ में एक तो BLO होता है चुनाव आयोग का, और इसी तरीके से BLO सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने भी BLO प्रत्येक बूथ पर होते हैं। उन BLO का काम यह है कि वो जो चुनाव आयोग का BLO उनके साथ उनकी मदद करके, उनके साथ मिलकर के अपने बूथ की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करवाए और उनमें जो उनको मदद करनी है उनको मदद करे। लेकिन बाकी राजनीतिक दल के पास अपने BLO नहीं है, वो उस काम को नहीं करवाते, और जब वो उस काम को नहीं करवाते तो उनका आरोप बीजेपी पे लगाना शुरू कर देते हैं। अपना टीम वर्क नहीं है, नीचे टीम नहीं काम कर रही है, टीम काम नहीं कर रही है, अनगरल आरोप लगाते हैं, अनगरल बातों को में आकर के चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ है तो नहीं आपको ये बताने के लिए आपने यहाँ गड़बड़ी करी है, यहाँ आपने गलती करी है, मैं बिना बात झूठे सच्चे जब आरोप लगाने लगता हूं तो आपको भी मन स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। अच्छा खासा काम करते हुए भी मैं बिना बातों आरोप का शिकार हो रहा हूं। तो बिना प्रूफ के विपक्षी दल ये काम करता है, उससे बिल्कुल अनिल जी, आपकी इन बातों से इन बातों से आपकी सहमति जताते हैं कि जिस तरीके से BLO पर प्रेशर बनाया गया वो नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।